शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना प्रदर्शन और डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन, ये जब से हिंदुस्तान में 4 तारीख के बाद से तीसरी मर्तबा इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं। मॉब लिंचिंग की घटनाएं तो इसके पहले भी हुई है और लगातार हो रही है, लेकिन 4 तारीख के बाद इन घटनाओं में बहुत तेजी आई है। खास करके एक मखसूस तबके दलित मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं गोश्त के नाम पर, कहीं किसी और चीज के नाम पर, कहीं बच्चा चोरी के नाम पर। इस तरीके से लोगों को एक भीड़ के जरिए भीड़ आती है और लोगों को मार देती है लाठी और डंडों से, जबकि सरकारी संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही है। सरकार इन सब चीजों को देख करके मौन है। हम उन्हीं सब चीजों को लेकर के आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से हम ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहूंगा कि इस तरीके के अत्याचार बंद होने चाहिए। जमहूरियत में हर किसी को जीने का अख्तियार है, अधिकार है। ये देश किसी मखसूस तबके का नहीं है, ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये देश किसी धर्म विशेष से नहीं चलेगा, ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा। ये देश हमारे देश में बने हुए संविधान, जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान से चलेगा। और संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने इस देश में, हमें फ्रीडम है, आजादी है, हमें फंडामेंटल राइट है, हम संवैधानिक तरीके से इस देश में अपनी जिंदगी गुजर और बसर कर सकते हैं। हमें कोई इस देश से नहीं निकाल सकता। इस देश का नागरिक, हमारे खून इस देश की बुनियाद में है। इस देश को आजाद करवाने के लिए दूसरे लोगों ने जो कुर्बानी दी है, उससे कम कुर्बानियां हमारी नहीं रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम लोकसभा का इलेक्शन रहा हो या विधानसभा का इलेक्शन रहा हो, हर इलेक्शन में मुसलमानों ने झोली भर भर के 90% नामनेहाल सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? अगर आज मौजूदा हुकूमत जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, तो आज मुख्य विपक्ष वही खामोश है। इनकी मुजरिमाना खामोशी जालिम हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। हम पूछना चाहते हैं नामनेहाल सेकुलर दलों से कि आप क्यों खामोश हैं? यही मुसलमानों को डरा करके आपने वोट लिया, आपने बीजेपी का खौफ दिखा करके हमारा वोट लिया। आपने कहा कि आपके जान माल सुरक्षा की हम गारंटी लेते हैं। क्या यही गारंटी है? प्रतापगढ़ के अंदर हमारे एक आलिम का कत्ल कर दिया गया, मुरादाबाद के अंदर हमारे एक इमाम का कत्ल कर दिया गया, शामली के अंदर हमारे इमाम का कत्ल कर दिया गया, लखनऊ के अंदर कई घरों को बुलडोज कर दिया गया। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सा अन्याय है? ये कौन सा अत्याचार है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये वही देश है जिस देश को गांधी ने बनाया था? क्या ये वही देश है जिस देश का सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा था? नहीं मेरे दोस्तों, आज देश के अंदर जिस तरीके से नफरतें बढ़ रही है, ये देश दूसरी दिशा में जा रहा है। और जिस देश के अंदर इस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलेगा, उस देश का नुकसान होगा। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश का नुकसान हो। इस देश को जिस तरीके से बचाने के लिए हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी है, हमारे उलमाए किराम ने अपने मदारिस से जिहाद का फतवा दिया था इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए। हमने जो कुर्बानियां दी, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां पर उलमाए किराम की गर्दनों को काट करके नहीं लटकाया गया था। रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई थी, हमने अपने मदारिस से जिहाद का फतवा दिया था। हमारे उलमाए किराम 50,000 से ज्यादा तादाद में कत्ल किए गए।
आप शायद नहीं जानते हैं, तारीख में आप रद्द बदल तो कर सकते हैं, लेकिन तारीख से आप कभी हमें नहीं मिटा सकते। यही इलाहाबाद है जहां पर अंग्रेजों ने जंग आजादी के मुजाहिदीन को इतना मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था कि जमीनें कम पड़ गई थी उनको दफनाने के लिए। जंगलों को आग लगा करके उनकी डेड बॉडी को जंगलों में फेंक करके जला दिया गया था। इस मुल्क को हमने आजाद करवाया है। इस मुल्क में जितना अधिकार नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, उतना ही अधिकार बैरिस्टर ओवैसी और शौकत अली और इस देश में आखिरी पायदान पर जो खड़ा मुसलमान है उसका भी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आपके दिल में, आपके जहन में ये चीज है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। जो लोग अपनी मदद के लिए खुद नहीं खड़े होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद भी उन पर नहीं आती। जो कौमें मुत्तहिद नहीं होती हैं, उस कौम पे अल्लाह की मदद नहीं आती है। हमें उठना पड़ेगा, संवैधानिक तरीके से हमें अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। ना समाजवादी आपकी लड़ाई लड़ेगी, ना कांग्रेस आपकी लड़ाई लड़ेगी, ना बीएसपी आपकी लड़ाई लड़ेगी। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और इंसाफ की इस लड़ाई में हम सबको मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जिस तरीके से जुल्म, अत्याचार हमारे साथ हो रहा है, इस देश में बसने वाला एक और समाज था जो उत्तर प्रदेश में 11% है। उस समाज के साथ जो जुल्म, जो अन्याय, जो अत्याचार हुआ, वो तो अभी हमारे साथ कम है। उस समाज को लोग अपने दरवाजे पर नहीं बैठने देते थे। उस समाज को लोग अपने घरों पे, अपने बर्तनों में पानी नहीं पीने को देते थे। उस समाज के लोगों को, बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं होता था। उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता था। उस समाज की बस्तियों में स्कूल नहीं होते थे। उस समाज के बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। उस समाज के बच्चों को, नौजवानों को बच्चा चोरी के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर उन्हें लिंच कर दिया जाता था। उन्हें जेल की सलाखों में डाला जाता था। जेल की सलाखों में उनकी आबादी ज्यादा होती थी। उस समाज को कैसे इंसाफ मिला? जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उस समाज का 131 एमपी था, क्योंकि 543 जो सांसद बनते हैं हिंदुस्तान में, उसमें 131 सीटें रिजर्व है। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद उस समाज का एक भी एमपी खड़ा होकर के अपने समाज की बात नहीं करता था, क्योंकि वो उस समाज का एमपी नहीं होता था, वो कांग्रेसी एमपी होता था। जब तक उसकी पार्टी से बोलने की इजाजत नहीं देती थी, वो खामोश रहता था, अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठाता था। ठीक इसी तरह अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने किसी को जिता करके भेज दिया जिसका नाम मोहम्मद एहतिशाम गुलफाम है, तो आप ये ना समझ ले कि वो आपका एमपी है, बल्कि वो अपनी पार्टी का एमपी है। जब तक उसकी पार्टी नहीं कहेगी, वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। वो दबा कुचला समाज, उसे इंसाफ कैसे मिला? जब उसके दरमियान उसका एक नेता जिसका नाम मान्यवर काशीराम था, पंजाब की सरजमीन से निकला, उत्तर प्रदेश के एक एक गांव में अपने समाज के लोगों को जाकर के उन्होंने जागरूक किया और क्या कहा, ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बैठा है वो तुम्हारे समाज का है, तुम्हारे लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करेगा, तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं, कांग्रेसी एमपी है। लोगों ने पूछा कि मान्यवर काशीराम फिर हमें क्या करना चाहिए? मान्यवर काशीराम ने कहा कि सुनो मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय न हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंसाफ मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े ना उतरे, अगर तुम ये चाहते हो कि सरकारी नौकरियों में तुम्हारी हिस्सेदारी हो, तो उसके लिए तुम्हें इस देश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, पुराने कांग्रेसियों ने मान्यवर काशीराम पर इल्जाम लगाया कि ये तो जनसंघ का आदमी है,
जनसंघ के पैसा लेकर के आया है, कांग्रेस को हराने आया है। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि नहीं नहीं पिताजी, तूने पूरी जिंदगी हमसे कांग्रेस का झंडा उठवाया, तूने हमें नौकर बना करके रखा, गुलाम बना करके रखा, तुमने हमारे सरों पर गंदगियों को फिकवाया, लेकिन अब हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो उस ताकत का नाम सियासत है, सियासत है, सियासत। लोगों ने पूछा कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर राशन की दुकानों पर चावल कितना मिलेगा, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई वकील नहीं, बल्कि एक सियासतदान तय करता है कि कितना मिलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको याद होगा कि एक चाय बेचने वाले जो अपने आप को कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगी, स्टेशन पर चाय बेचा। वो चाय बेचने वाला खड़ा होता है रात को 8 बजे और ये कहता है कि आज से 1000 और 500 का नोट बंद। आपके हलाल कमाई के रखे हुए पैसे आपकी पॉकेट में रद्दी कागज बन गए। ये ताकत उसे किसने दिया था? ये ताकत उसे राजनीति ने दिया था, सियासत ने दिया था। जिस समाज ने सियासत में हिस्सेदारी नहीं ली, उस समाज का यही हाल होता है, यही हाल जो आज हमारा। उस समाज की कोई आवाज नहीं होती, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता, उस समाज को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, उस समाज को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, उस समाज को इंसान भी नहीं समझा जाता। जानवरों की तरह पीट पीट करके मार दिया जाता है और मामूली से मामला को लेकर के उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। आप बताइए मुझे, जो मजबूत है, ताकतवर है, सियासतदान है, उसका बेटा बलात्कार भी करता है, किसानों पर गाड़ियों को भी चढ़ा देता है, तो उनके घरों को तोड़ा नहीं जाता। लेकिन जो कमजोर है, जिसके पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके पास अपना नेता नहीं है, अगर वो छोटी सी गलती कर देता है तो उसके घरों पर बुलडोजर लगा करके उसके घरों को तोड़ दिया जाता है। जिस बाप ने 22 साल 25 साल की मेहनत पर एक घर बनाता है अपनी कमाई से, उसके बेटे की एक छोटी सी गलती से उसके घर को तोड़ दिया जाता है। फिर मेरे समझ में नहीं आता कि